नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम साझेदारी के बारे में बात कर रहे थे। तो साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषताओं के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और आज साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली दायित्व के अनुसार साझेदारी, दूसरी है समय के अनुसार साझेदारी, तीसरी है उद्देश्य के अनुसार साझेदारी और चौथी है वैधता के अनुसार साझेदारी। तो साझेदारी को मुख्यतः 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। दायित्व के अनुसार साझेदारी होती है, उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है सीमित दायित्व वाली साझेदारी और दूसरी है असीमित दायित्व वाली साझेदारी। समय के अनुसार जो साझेदारी होती है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है निश्चितकालीन साझेदारी और दूसरी है अनिश्चितकालीन साझेदारी। उद्देश्य के अनुसार साझेदारी होती है, उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है ऐच्छिक साझेदारी और दूसरी है विशेष साझेदारी। वैधता के अनुसार जो साझेदारी होती है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है वैध साझेदारी, दूसरी है अवैध साझेदारी। प्रत्येक साझेदारी का हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि जो दायित्व के अनुसार साझेदारी होती है उसमें साझेदारों के दायित्व निर्धारित होते हैं। उसमें पहली है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। सीमित दायित्व वाली साझेदारी होती है, उसमें प्रत्येक साझेदार के जो दायित्व होते हैं वह सीमित होते हैं। सीमित दायित्व का मतलब होता है कि जिस साझेदार द्वारा जितनी पूंजी लगाई गई है, जितनी कैपिटल लगाई गई है, उस साझेदार का दायित्व उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, उसको हम सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहते हैं। असीमित दायित्व वाली साझेदारी। असीमित दायित्व वाली साझेदारी में जो हमें शब्द से ही मालूम चलता है असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, इस प्रकार की साझेदारी में साझेदार के दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी से भी अधिक होता है, क्योंकि प्रत्येक साझेदारी में साझेदारों के जो दायित्व होते हैं वो संयुक्त रूप से सभी साझेदारों के होते हैं और पृथक साझेदार के दायित्व भी होते हैं। जो पृथक दायित्व होता है उसका मतलब होता है कि साझेदार द्वारा साझेदारी में लगाई गई पूंजी के अतिरिक्त उसकी व्यक्तिगत पूंजी में भी या उसकी व्यक्तिगत पूंजी के ऊपर भी उसके प्रति भी उसका दायित्व होता है। तो असीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदार का संयुक्त दायित्व के साथ साथ जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है उसके ऊपर भी या उसके प्रति भी उस साझेदार का दायित्व होता है। समय अनुसार साझेदार की बात करें तो समय अनुसार साझेदारी निश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी का मतलब होता है कि वह साझेदारी जो एक निश्चित समय के लिए की जाती है उसको हम निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चितकालीन साझेदारी का मतलब होता है कि साझेदारों के मध्य जो साझेदारी होती है उस साझेदारी का समय निश्चित नहीं होता है, वह अनिश्चितकालीन साझेदारी होती है। उद्देश्य के अनुसार साझेदारी होती है, उसको भी हम 2 भागों में बांटे हैं, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब होता है कि वह साझेदारी जो साझेदारों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। उस साझेदारी में कोई भी साझेदार कभी भी आ सकता है और कभी भी पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार की साझेदारी को हम ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी ऐसी साझेदारी जो एक विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है उसको हम विशेष साझेदारी कहते हैं। अमूमन एग्जाम में ऐच्छिक साझेदारी में बोर्ड में कई बार ऐच्छिक साझेदारी की परिभाषा पूछ ली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर विशेष साझेदारी की परिभाषा या विशेष साझेदारी किसे कहते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो विशेष साझेदारी का मतलब होता है कि वे साझेदारी जो एक विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है उसको हम विशेष साझेदारी कहते हैं। वैधता के अनुसार साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी का मतलब होता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो साझेदारी बनाई जाती है और उस साझेदारी के अनुसार उसी अधिनियम के कानून या उसके नियम लागू होते हैं, तो उसको हम वैध साझेदारी कहते हैं। अवैध साझेदारी होती है। अवैध साझेदारी का मतलब होता है कि वह साझेदारी जो वैध नहीं होती है, जो गैर कानूनी होती है, जिसके ऊपर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं होता है और उस साझेदारी का निर्माण उस नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है, उसको हम अवैध साझेदारी कहते हैं। एग्जाम में अमूमन अवैध साझेदारी की विशेषता पूछ ली जाती है।
अवैध साझेदारी की 2-3 विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि अवैध साझेदारी की क्या विशेषता होती है। पहली अवैध साझेदारी का मतलब होता है कि कौन सी साझेदारी अवैध होगी। पहली तो हमने बात कर ली कि वह साझेदारी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम फॉलो नहीं करती हो या उसके ऊपर लागू नहीं हो रहे हों, तो वह साझेदारी अवैध होगी। दूसरी बात, अगर साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो। अगर किसी साझेदारी में साझेदारों की संख्या 50 से ज़्यादा हो जाती है तो वह साझेदारी भी अवैध होगी। अगली विशेषता है अवैध साझेदारी की कि अगर साझेदारी का व्यवसाय गैर कानूनी हो। अगर साझेदारी का व्यवसाय करने का उद्देश्य अगर गैर कानूनी होता है तो वह साझेदारी भी अवैध होगी। अगली, अगर साझेदारी लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। अगर कोई साझेदारी लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध हो तो वह साझेदारी भी अवैध होती है। तीसरा है, अगर साझेदारी का कोई साझेदार शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो। अगर कोई साझेदारी का साझेदार शत्रु राष्ट्र का नागरिक होगा तो वो साझेदारी भी अवैध होगी। तो अमूमन अवैध साझेदारी किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें बच्चों आपको लिखना है कि अगर किसी साझेदारी के साझेदारों की संख्या 50 से ज़्यादा हो जाती है या उनका जो व्यवसाय है वह गैर कानूनी हो या उनके द्वारा जो व्यवसाय लोकनीति या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध चल रहा हो या किसी साझेदारी का साझेदार शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो, तो इन चारों कंडीशन में वह साझेदारी अवैध होगी। तो हमने अभी साझेदारी के प्रकारों के बारे में बात की। अगली हम एक छोटा सा टॉपिक है कि साझेदारी संलेख, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, वह क्या होती है और पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और साझेदारी संलेख क्यों बनाई जाती है। साझेदारी संलेख क्यों बनाई जाती है और साझेदारी संलेख क्या चीज़ होती है। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारों के मध्य लिखित समझौता, साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। इंग्लिश में इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड।
तो साझेदारी संलेख से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। तो साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख प्रत्येक साझेदारी में अति आवश्यक होता है। क्यों? जब भी साझेदारों के मध्य अगर कोई डिस्प्यूट हो, अगर कोई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस वक्त साझेदारी संलेख बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि साझेदारी संलेख में वह सारे समझौते लिखित में होते हैं कि हमें यह साझेदारी किस प्रकार से चलानी है। इसके अंदर साझेदारी संलेख में साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात कि साझेदारों के मध्य साझेदारी के लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो लाभ विभाजन अनुपात का भी इसमें वर्णन होता है। साझेदारी का नाम और पता, साझेदारी का नाम पता लिखा होता है। साझेदारों का नाम और पता लिखा होता है। साझेदारों के द्वारा अंकेक्षण के वक्त कौन सी विधि अपनाई जाएगी उसका वर्णन होता है। किस प्रकार के खाते रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी उसका वर्णन होता है। साझेदारी का संचालन एक व्यक्ति के एक साझेदार के द्वारा किया जाएगा या सभी साझेदारों के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार का सारा वर्णन उसमें साझेदारी संलेख में होता है। तो विवाद की स्थिति में अगर न्यायालय में भी कोई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो साझेदारी संलेख अति महत्वपूर्ण होता है। तो पार्टनरशिप डीड वही होता है कि साझेदारों के मध्य साझेदारी को चलाने के लिए जो लिखित समझौता होता है उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में कई बार क्या होता है कि साझेदारी में साझेदारों के द्वारा साझेदारी संलेख नहीं बनाई जाती है, तो उस स्थिति में झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उस वक्त कौन से नियम लागू होंगे? उस वक्त हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होते हैं। उन नियमों में कुछ नियम स्पेसिफाई किए हुए हैं। उनमें से अगर साझेदारी संलेख का अभाव हो, अगर साझेदारों के द्वारा साझेदारी संलेख नहीं बनाई हुई हो, तो उस वक्त साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन समान अनुपात में हो। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया किसी भी साझेदार से आहरण राशि पर ब्याज नहीं लिया किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक या कमीशन का भुगतान नहीं
किया जाएगा। साझेदारों के ऋणों पर ब्याज की दर 6% से भुगतान किया। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 का नियम लागू होता है। उस स्थिति में साझेदारों के मध्य जो लाभ विभाजन अनुपात होगा वह समान होगा, चाहे किसी भी साझेदार के द्वारा उनके द्वारा पूंजी किसी भी अनुपात में लगाई गई हो। तो उस स्थिति में साझेदारों के मध्य जो लाभ विभाजन अनुपात होगा वह समान होगा। किसी भी साझेदार के द्वारा अगर पूंजी लगाई जाती है तो उस पूंजी के ऊपर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। अगर किसी भी साझेदार के द्वारा आहरण किया जाता है तो उस आहरण के ऊपर या उस आहरण राशि के ऊपर फर्म के द्वारा किसी प्रकार का ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। अगर किसी साझेदार के द्वारा उस साझेदारी में पारिश्रमिक या मेहनत की जाती है, किसी प्रकार का कार्य किया जाता है या प्रबंध को संभाला जाता है, तो उसके बदले उसको किसी प्रकार का पारिश्रमिक या वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा या किसी प्रकार का कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर साझेदारी में किसी साझेदार द्वारा ऋण दिया जाता है तो उस स्थिति में भी साझेदारी द्वारा 6% की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। जो 6% का ब्याज होता है वह उसी कंडीशन में वसूल किया जाता है जब साझेदारी फर्म को लाभ हो। अगर साझेदारी फर्म को लाभ नहीं होता है तो यह 6% की दर से भी ब्याज वसूल नहीं किया जाता है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में यह नियम लागू होते हैं